हम यहाँ आज सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के करीब 42 लोग लखनऊ, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी से जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के एक 100 से ऊपर लोगों के जत्थे में शामिल हुए। और हम यहाँ पे 8 तारीख को पहुँच गए थे गाज़ीपुर पे जो धरना चल रहा है वहाँ पे हम एक दिन रुके और उसके बाद अगले दिन सुबह हम वहाँ से चले शाहजहाँपुर के लिए। शाहजहाँपुर में हम एक दिन रहे, फिर वहाँ से हम उसकी अगली सुबह यानी आज हम वहाँ से चल के टीकरी पहुँचे। टीकरी में हम एक शाम ही रुके और फिर वहाँ से चल के हम सिंघू बॉर्डर आ गए हैं। कल हम यहाँ रुकेंगे। तो ये जो अलग अलग धरने चल रहे हैं किसान विरोधी कानूनों के ख़िलाफ़, जिसमें खास करके सिख समुदाय की बड़ी भागीदारी है, उन्होंने पूरी व्यवस्था संभाली हुई है। लोगों के रहने खाने से लेके गर्म पानी, कपड़े धोने, साबुन, मंजन, ब्रश और तेल, इसके अलावा मोजे, यहाँ तक कि जैकेट वगैरह भी वो उपलब्ध करा रहे हैं जाड़े के दिनों में। तो ये सिर्फ उनकी आर्थिक संपन्नता ही नहीं है जो इस आंदोलन की मजबूती का आधार है, बल्कि उनके अंदर जो जज्बा है कि अपनी सही बात को लेके वो जो खड़े हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ। और सरकार जो उनके ऊपर ये कानून थोपना चाहती है, जो किसान विरोधी हैं, कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, उसको वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। वो सरकार से चाह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार उनकी बात मान नहीं रही है। सरकार ने सारे प्रयास कर लिए हैं आंदोलन को तोड़ने के, उसको बदनाम करने के। इनको खालिस्तानी बताया गया, इनको देशद्रोही बताया गया, इनको नक्सली बताया गया। आपस में फूट डालने की कोशिश हुई। सरकार ने कहा कि हम कानून के समर्थक किसानों से भी बात करेंगे, जबकि वो समर्थक किसान कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग ही हैं। उनके किसान संघ के लोग हैं, जो कभी भी ये इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन, स्वदेशी की बात हो या कोई भी मुद्दा हो, कभी भी वो स्पष्ट सैद्धांतिक भूमिका नहीं लेते हैं, हमेशा समझौता करते हैं। जैसे कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तब किया था। वो लड़ाई में शामिल नहीं हुए बल्कि वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। तो इसी तरह से इस समय भी वो आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान डट के खड़ा है। चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, और बड़ी मजबूती के साथ वो अपनी जो बात है उसको रख रहा है बहुत स्पष्ट तरीके से। और सरकार अपने तमाम प्रयासों के बावजूद असफल है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये किसान आंदोलन सफल होगा। इसका सफल होना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये तय करेगा कि आगे आने वाले भारत की दिशा कौन सी होगी। क्या वो ऐसी होगी जिसमें निजी कंपनियों को मुनाफा कमाने की छूट होगी किसी भी क्षेत्र में, या वो एक लोकतांत्रिक सरकार होगी जो लोगों के हित में निर्णय लेगी, लोगों के जनपक्षीय कानून बनाएगी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती के साथ चलाएगी, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं का न्यायपूर्ण ढंग से लाभ मिल सके। यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है वो एक तरीके से देखा जाए तो समाजवाद की आदर्श कल्पना है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि सिख समुदाय में वैसे भी होता है, आप अगर उनके गुरुद्वारों में लंगर के लिए जाएं तो बिना आपका जाति धर्म पूछे वहाँ पे आपको सम्मान के साथ खिलाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें कि आंदोलन में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो उसको पूरे सम्मान के साथ उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए और एक पूरी समाजवादी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। और ऐसी ही आदर्श व्यवस्था हम हिंदुस्तान के अंदर चाहते हैं, और इसके लिए जो संघर्ष हो रहा है
उसमें हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। भैया, यूपी में किसानों को लेकर क्या माहौल है? देखिए, उत्तर प्रदेश का किसान इस आंदोलन में उस बड़ी संख्या में शामिल नहीं हुआ है जितना कि पंजाब और हरियाणा का या उत्तरी राजस्थान का, क्योंककि उत्तर प्रदेश के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलता है। जी। उत्तर प्रदेश के अंदर धान का जो खरीद मूल्य इस समय है वो 1868 और 1888 रुपये प्रति क्विंटल है, जो किसी भी किसान को नहीं मिल रहा है। बाराबंकी की खबरें पिछले दिनों अखबारों में छपी कि किसान को टोकन मिलने के बावजूद वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, वो अपना धान नहीं बेच पाया। तो विभिन्न ज़िलों में यही स्थिति है। किसान 1868 1888 के मूल्य की जगह 900 रुपये, 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये में अपना धान बेचने को मजबूर है, और उसको सरकार की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिलता। वो संघर्ष करता है किसानी में। किसानी उसके लिए अब घाटे का सौदा हो गया है, और यही वजह है कि कुछ किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं जब वो कर्ज लेते हैं और वो कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं। बीमा कंपनियां किसानों को लूटती हैं। कभी भी किसान की फसल का नुकसान हो तो उसको बीमा की राशि नहीं मिलती है, और इसी तरह से किसानों की सब्सिडी के नाम पे उर्वरक बनाने वाली कंपनियां, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां, बीज देने वाली कंपनियां यही फ़ायदा उठाती हैं, किसान को उसका लाभ नहीं मिलता। जी भैया, आपके साथ इस टाइम कौन कौन से ग्रुप सम्मिलित हैं जो कि आपके किसानों के समर्थन में आंदोलन जारी रख रहे हैं? हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश से समूह आया है उसमें हमारे किसान नेता जो सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा जी, वो शामिल हैं, और अमित मौर्य हैं जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, बाराबंकी जिला के अध्यक्ष हैं। हरदोई जिला के अध्यक्ष अशोक भारती भी आए थे जी। और इसके अलावा राजीव यादव हैं जो लोक राजनीति मंच के समन्वयक हैं उत्तर प्रदेश के, और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से संगठन मजदूर किसान संगठन सीतापुर से आया था, बनारस से साझा संस्कृति मंच की तरफ से लोग आए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इसके अलावा जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय में शामिल नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग निमाड़ मध्य प्रदेश से, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के लोग बम्बई से, और सेंचुरी मिल के लोग इंदौर से भी इस वर्तमान में जो यहाँ समूह आया हुआ है उसमें शामिल है। जी। अमित जी, आप बताइए, आप तो किसान हैं और आप किसानों के समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि मैं अपने खेत में धान लगाए थे और 2 बीघे धान लगाए थे जी। और जिसमें नहरों से पानी की सिंचाई 4 बार की है, और उसकी जब बिक्री की तो वो 10,500 का हुआ, और उसमें 9,000 रुपये हमारी लागत मूल्य लगी थी। तो 2.5 महीने खेतों से जानवरों से बचाया। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे उसमें मेहनताना भी नहीं प्राप्त हुआ। तो ये बहुत दुखद बात है। किसानों का जो पैसा लगाया जाता है उतना भी प्राप्त नहीं होता। उसे जब आप बेचने गए सरकारी खरीद केंद्र पे तो क्या हुआ? उसमें बहुत दिक्कतें आई। टोकन की प्रक्रिया थी, वो भी नहीं मिल पाया। फिर बताया जाता है कि उसको सत्यापित करा के लाइए। बहुत किसानों को दिक्कतें मिली। अंततः हम 11 रुपये में ही ऐसे ही बेच दिए, क्योंकि अगली फसल को देखना है। पैसा किसानों के पास है नहीं। पहली फसल बेचता है, उसके बाद दूसरी फसल उगाता है। अमित जी, ये बताइए, आप मोदी सरकार के बारे में और यूपी के जैसे योगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों के विषय में तो भैया से अच्छा कोई नहीं कह सकता। भैया जी बताएंगे ये। हाँ भैया, थोड़ा सा। ये दोनों जन विरोधी नेता हैं। मोदी सरकार ने जितने फैसले लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी वाला फ़ैसला हो, जो कि असल में नोटबदली का फ़ैसला था, क्योंकि
1000 रुपये वापस करके वो 2000 रुपये का नोट ले आए। जी और जी ये सबको मालूम है कि बड़े रुपए से ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार होता है। जी जी तो बिल्कुल। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप देखिए चुनाव के समय में 2000 के नोट सारे गायब हो जाते हैं बाज़ार से। और उसके बाद वो जीएसटी लेके आए जो व्यापारियों के खिलाफ था। फिर उन्होंने कश्मीर से धारा 370-35 से ख़त्म की। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर थोपने की कोशिश की गई देश के ऊपर, जिसके खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई को कोरोना ने ख़त्म कर दिया, सरकार को मौका मिल गया ख़त्म करने का। लेकिन किसानों के खिलाफ जो कानून लाए गए उसको लेके किसान अब डट के खड़ा हो गया है। और पहली बार मोदी जी को एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो 6 साल तक तो उन्होंने मनमानी की देश के ऊपर, लेकिन अब लगता है कि जनता उन्हें माकूल जवाब देगी और उनको अपना जन विरोधी फैसला वापस लेना पड़ेगा। योगी जी के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। 16 मुकदमे उनके खिलाफ थे जो उन्होंने वापस लिए और उन्होंने कहा कि हम अपराधियों के खिलाफ ठोक दो की नीति चलाएंगे, यानी कि अपराधियों को एनकाउंटर में मारेंगे। जी जी और उन्होंने लव जिहाद पे ये भी कहा कि जो लव जिहाद करेंगे उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। तो ये तो एक तरीके से मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे लोगों को जान से मारने की जो धमकी देते हैं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, क्योंकि सज़ा देने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है। सज़ा देने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है अधिकारियों के खिलाफ, मुकदमा न्यायालय में चलेगा, न्यायालय तय करेगा कि किसी अपराधी को क्या सज़ा मिलेगी। तो अपने खिलाफ जो आपराधिक मामले थे उसको वापस लेके अपराधियों को एनकाउंटर में मारने की 125 से ऊपर घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में सारे अपराधी मारे जा चुके हैं या जमानत खारिज करवा के जेलों में हैं। उसके बावजूद बलात्कार की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में होती रहीं। उसी से ध्यान हटाने के लिए लव जिहाद का कानून लाया गया। और हाथरस के समय में अगर आप ध्यान दें तो लगभग हर एक दिन कोई ना कोई घटना हो रही थी बलात्कार हत्या की। और अभी तो एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई है जब बदायूं में एक मंदिर के अंदर पुजारी ने एक बलात्कार किया और उस औरत के साथ इतनी हिंसा हुई कि वो मर गई। तो ये योगी के शासन में हो रहा है और खुल के अपराधी निरंकुश हैं। और पुलिस जो है, पुलिस भी निरंकुश हो गई है। और हालत ये है कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, और 2 बड़े पुलिस अधिकारी, एक जो महोबा में एक खनन व्यापारी से पैसा मांग रहे थे और उस व्यापारी ने कहा कि उसे इन अधिकारी से जान का खतरा है, वो मारा गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और वो भूमिगत है। दूसरे एक डीआईजी साहब हैं जिन्होंने इंदौर के एक व्यापारी से करोड़ों रुपए लिए कुछ सरकारी ठेका दिलाने के लिए और उसको धोखा दिया, वो भी भूमिगत है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाने वाली सरकार के अपने पुलिस अधिकारी भूमिगत हैं और वो उनको खोजने के लिए उनके ऊपर उसने इनाम घोषित किया हुआ है। इससे ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सर।